सबसे पहले मैं सीनियर कलाकारों को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर रजा मुराद साहब, मिस्टर गोविंद नामदेव और मिस्टर सायाजी शिंदे। बाजी प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। आइए आइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। आज हमारे बीच रजा सर, सायाजी सर, गोविंद सर हैं और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये निहायत ही शरीफ इंसान है। एक्चुअली क्या, आप तीनों को एक साथ देख के ना लोगों को लग रहा था शायद आप सोनी टीवी लूटने आए हैं, क्योंकि आपने किरदार ही ऐसे किए ना सर। बहुत जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मेहमानों के लिए। सर ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने किरदार ऐसे निभाए। पता है, देश के बड़े सारे शहरों में ये अफवाह है कि आप सब्जी लेने जाते तो वो आपको हफ्ता दे देते हैं डर के मारे। मेरे को तो आप ऐसे देख रहे, मुझे लगता है मुझे ना उठा लें कहीं। मैं आपसे भी हफ्ता एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ओए होए, क्या आवाज है। कुछ नहीं, वैसे आइए। बोलने में डर लगता है इनके सामने। रजा मुराद साहब हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं। गोविंद सर और सायाजी सर पहली बार आए हैं। सर आपने इतनी देर कैसे लगा दी? आपको किसी लेडी डॉन का फोन तो नहीं आया था मेरे इलाके में नहीं आना? नहीं, ऐसे नहीं। वो 2-3 बार आने का चांस था, लेकिन वो डेट का कुछ हुआ नहीं। और मैं तो देखता था हमेशा, कभी तो मौका मिलेगा, तो अभी आया। सर हमारा सौभाग्य है, हम आपके बड़े फैन हैं। या। अच्छा, आप सब जानते हैं रजा मुराद साहब की आवाज कितनी भारी भरकम है। सर आप जब कोई फिल्म में काम करते हैं तो दूसरे कलाकार जो होते हैं स्टूडियो में जाके अपना बेस बढ़वाते हैं या आपको बोलते हैं कि आप अपना थोड़ा कम करो? कभी किसी ने बोला है? कपिल, प्रॉब्लम क्या होती है, ओहो, बात सिर्फ काम करने की नहीं होती है, सेट की नहीं होती है। जब एयरपोर्ट जाता हूँ जी और सिर्फ हैंड बैगेज होता है जी, तो वो कहते हैं कि आपको एक्सेस बैगेज देना पड़ेगा। क्यों? क्यों देना पड़ेगा? कहते हैं आपकी इतनी भारी आवाज है, इसका एक्सेस बैगेज। आप वहां भी प्रॉब्लम होती है भाई। वाह, एक्चुअली छोटी मोटी कंपनी के जनरेटर की आवाज इतनी भारी नहीं होती जितनी रजा मुराद साहब की है। मतलब अच्छा, इनकी आवाज, इनकी पर्सनालिटी, मर्दाना पर्सनालिटी ऐसी है ना, इसलिए इनको विज्ञापन भी ताकत बढ़ाने वाले मिलते हैं, है ना, कि घुटनों में ताकत के लिए लगाए प्रचंड मलहम। अच्छा कपिल जी सर। तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। जी सर। आज तक जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो मेरी आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, जी, सबसे अच्छी मेरी आवाज तुम निकालते। अरे सर, हम तो ऐसे ही हंसी मजाक में, पर एक हमेशा तुम डायलॉग बोलते हो, वो रोमा देवी वाला क्या है, वो हमेशा बोलते हो। वो आपने सुना? आई आई रोमा देवी। सर नहीं निकल सकती। अब ऐसा है, एक जमाना होता था जब हम कहते थे आइए आइए रोमा देवी। अब वो जमाना आ गया है, रोमा देवी आती भी हैं तो मैं कहता हूँ जाइए जाइए रोमा देवी। मुझे कभी कभी लगता है कि रजा सर को विलन बनना ही था, डेस्टिनी में ही था, क्योंकि ये जहाँ पे इनका जन्म हुआ है वहाँ का चक्कू बड़ा फेमस है, रामपुरी चक्कू। तो ये रामपुर में जन्म हुआ है इनका। और रजा सर के पिताजी मुराद साहब बहुत ही बेहतरीन अदाकार रहे हैं। उनके अलावा मुगले आजम और पाकीज़ा फिल्म के राइटर अमानुल्लाह खान साहब जो हैं वो इनके अंकल हैं। सर आपके घर में इतना टैलेंट है, जब आप नए नए ऑडिशन देने आए, मतलब मुंबई आए, तो आप उनसे स्क्रिप्ट वगैरह लिखा के लाते थे कि अपनी तरफ से कुछ बोलते थे? नहीं, ऐसा है कि जबान दराज तो शुरू से हूं मैं, तो उसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। वाह। आपने एक बात कही है तो मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। कई बार किसी के मुंह से गलती से कोई शब्द निकल जाता है और वही बात सच्ची हो जाती है। तो जब मैं पैदा हुआ 3 बहनों के बाद, तो डॉक्टर भागा भागा आया मेरे वालिद साहब के पास कि मुबारक हो, आपके यहाँ गुंडा, सॉरी आपके यहाँ मुंडा पैदा हुआ। तो गलती से उसके मुंह से गुंडा निकल गया, जो बाद में बात सच साबित हुई। अब जैसी पर्सनैलिटी होगी, जैसी शक्ल होगी, जैसी नियत होगी।
अब हमें भाई साधु संत महात्मा के तो रोल मिलेंगे नहीं, जैसी शक्ल वैसा रोल मिलता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। रजा तुम ऐसे ही बोल रहे हो, मैंने रजा के साथ काम किया, हम दोनों एक भयंकर सी फिल्म थी उसमें काम किया था रजा ने, याद है, गांधीनगर में। आप दोनों एक साथ हो गए तो फिल्म तो भयंकर ही होगी। और ये जैसे तुमने कहा था अपने इंट्रोडक्शन में, निहायत ही शरीफ इंसान है, ऐसे Yeah, of अपने course. आप को बदनाम क्यों कर रहे हो यार? तुम बहुत ही अच्छे इंसान। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? गोविंद सर को आप सब जानते हैं, इन्होंने बड़े ही खतरनाक किरदार निभाए हैं। डेविड धवन साहब की फिल्म थी शोला और शबनम, जिससे इन्होंने शुरुआत की थी, और इतना बेहतरीन करप्ट पुलिस वाले का किरदार इन्होंने किया था। सर, जब फिल्मों में नए नए आते हैं तो आप सोच के आए थे कि मुझे विलन बनना है, कि या आपने पोर्टफोलियो हीरो वाला की पहले वैसे वाले पोज भी खिंचाए थे? मैं सोच के ही आया था विलन बनने का ही? विलन होने का। नहीं, उसके पीछे एक वजह थी। जी। मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि हिंदी फिल्मों में सिर्फ 3 किरदार ही मेन होते हैं, जी। हीरो, हीरोइन और विलन। हाँ। तो मैं मेन किरदार में ही आना चाहता था, सो मेरे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं। हीरो बन नहीं सकता था, एज हो गई थी, और हीरोइन वो भी नहीं बन सकते थे। सो विलन ही मेरे हिस्से था, और बाय चॉइस मैंने विलन के कैरेक्टर्स किए। पर क्या खतरनाक किरदार किए। हालांकि रियल लाइफ में ये इतने सभ्य और इतने शरीफ इंसान है, आप देखो जब किरदार निभाते तो लगता है कि सच्ची में ऐसे होंगे। अच्छा, आपने वैसे मैंने देखा वो 25-30 फिल्मों में शायद आपने पुलिस वाले का किरदार निभाया होगा। कई लोग तो ये भी बोलते हैं आपको पेंशन भी आती है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। कभी आपके घर वालों ने कहा नहीं कि टेम्पररी पुलिस वाले बनने से अच्छा, मैंने सुना आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे आप, जी तो जी। घर वालों ने कहा नहीं कि असली पुलिस वाले बनो आप? पुलिस वाला तो नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा आदमी बनूं। अच्छा जी। मैं सागर में पैदा हुआ, अच्छा जी। मध्य प्रदेश में। जी। तो सागर से दिल्ली चला गया और दिल्ली में पढ़ाई की, और उसी दौरान पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अच्छा जी। मेरा एडमिशन हो गया। सो बड़ा आदमी तो पता नहीं क्या, अभी मैं क्या बनाऊं मुझे मालूम नहीं। बहुत बहुत सर, आप इतने कमाल के अदाकार हैं। लेकिन अभी जो मैं महसूस करता हूँ, बहुत लोगों का सम्मान, बहुत प्यार मुझे मिला है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। क्या बात है सर, यही सबसे बड़ी बात है। साया जी सर को आपने बहुत अलग अलग लैंग्वेज की फिल्मों में देखा होगा, हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी फिल्म में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश, गुजराती। सर, आपकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी है या धमकाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को आप? सीरियसली? क्या मैं 20 साल थिएटर किया है, तो थिएटर में बहुत रिहर्सल होता है, समझने के बाद काम करते हैं। तो जब मैं दूसरे लैंग्वेज में गया तो मैं प्रॉम्प्टिंग से काम नहीं कर सकता था। अच्छा जी। तो मैंने वो पूरा लिखना शुरू किया मराठी में। अच्छा जी। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मदर टंग, ये जो अपनी माँ की भाषा होती है, वो सबसे बड़ी लैंग्वेज होती है, उसके बाद बाकी दूसरी भाषा होती है। तो मैं सब लिख के लेता था और फिर याद करता था। फिर पहले फिल्म से मैं डबिंग भी करना शुरू किया और काम भी करना शुरू किया, तो मेरे को वो टेक्निक आ गया कि पहले लिखना, याद करना, फिर काम करना। वाह, क्या बात। अच्छा, शूल फिल्म सबने देखी है, उसमें जो आपने किरदार निभाया सर इतना मजेदार था, और वो आपको पता आज भी है, वो सोशल मीडिया पे मीम्स चलते रहते हैं, मन में कैसे हंस सकते हैं। वो इतना भयंकर बोला इन्होंने, मतलब पूरा कैरेक्टर पूरी फिल्म में वो इतना कमाल का था सर। सर एक बार बताओ ना, थोड़ा सा कर दो माड़ा। ऐसा बता रहा हूँ, हंस के दिखाओ, मैं हंस के दिखाओ, मन में मन में मन में हंस के दिखाओ, दिखाओ मन में। तो सर, हमने ये भी सुना है कि आपका ये किरदार देखने के बाद बच्चन साहब ने, नसीर साहब ने आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फोन भी किया। हाँ, एक दिन सडनली राम गोपाल जी का फोन आया कि अमिताभ बच्चन जी आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि यार पावरफुल परफॉर्मेंस है ना, अपीयरेंसेस बहुत है, अच्छा है। तो बताने के बाद मैंने बोला ये बच्चन साहब का आवाज निकाल के कौन बात कर रहा है। वाह। तो फिर मैं चेन्नई में गया था, तो भारतीय पर एक फिल्म किया, उसको 100 डेज हो गए थे। अच्छा। पहली मेरी साउथ की फिल्म, उसको 100 डेज चली। तो इसके लिए बच्चन जी को, साहब को बुलाने के लिए हम लोग गए थे। तो उन्होंने, जैसे मैं वो शूटिंग के पे गया, तो उन्होंने बोला ये देखो इंडिया में एक आदमी है जो मेरे आवाज पे भरोसा नहीं करता है।
अब वक्त है फिल्म आजम से दूसरे अहम किरदारों को इस मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जिम्मी शेरगिल, मिस्टर अभिमन्यु सिंह और मिस्टर इंद्रनील सेन गुप्ता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, जिम्मी पाजी से भी हाल ही में मुलाकात हुई थी जब हम हासिल के 20 साल सेलिब्रेट कर रहे थे, और ये इंडस्ट्री के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मुझे कहा जल्दी मिलते हैं, और जल्दी मिल भी गए। वाकई। और इसी के साथ इनका नाम उन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गया है जिन्होंने 1 महीने में 2 बार यहाँ आके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। पाजी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस मुकाम को हासिल करने के लिए? नहीं, मेन चीज ये है कि मुझे लगता है कि हर एक्टर को बहुत सारा लोन उठाना चाहिए। अच्छा जी। क्योंकि जितना लोन उठाओगे उतनी ज्यादा फिल्में करोगे। हाँ, चुकाने के लिए। ठीक है ना? फिर जितनी ज्यादा फिल्में करोगे उतनी रिलीज पे होंगी जी। उनकी प्रमोशन होगी जी। तो यहाँ पहुंचोगे जी। मुकाम अपने आप हासिल हो जाएगा। अरे, अर्चना जी को देखिए, हाँ। रोज बैठे होते हैं। मैंने कोई लोन नहीं Inspiration. उठाया जिम्मी। इनका लोन ये नहीं लोन लेती, धमकी से काम चल जाता है। वेलकम बैक। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, विराजमान हो जाइए। अभिमन्यु भाई को मैंने देखा ये पिछले कुछ समय से ना बैक टू बैक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सब में नेगेटिव रोल में दिखाई देते हैं। ऐसे कैरेक्टर करते करते ना कभी कभी देख लो आप, इनके मुंह पे गुस्से वाले एक्सप्रेशन होते हैं। हमारे शो में ये डिटॉक्स करने आते हैं कभी कभी कि मैं जितना नेगेटिव किरदार करता हूँ यहाँ पे हंस के मुस्कुरा के थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अभिमन्यु भाई, आप नेगेटिव रोल में कंफर्ट रहते हैं कि ज्यादातर ऑफर्स ही ऐसे आते हैं आपको? ऐसे ऑफर्स ही आ रहे हैं अभी तो फिलहाल। मैंने अभी आपको सेल्फी में देखा अक्षय पाजी की फिल्म में, उसमें आप हंसा भी रहे थे और नेगेटिव भी थे थोड़े से, पर वो बड़ा मजेदार किरदार किया आपने पाजी, बहुत बढ़िया था। थैंक। अभिमन्यु भाई ने ना शुरुआत में अनुराग कश्यप और रामगोपाल वर्मा साहब के साथ बहुत सारी फिल्में की, तब से लेके आज तक माफिया, टेररिस्ट ऐसे किरदार करते आ रहे हैं। आपके दिमाग में नहीं कभी आया कि अगर मेरा अनुराग कश्यप के अलावा अगर मेरा आदित्य चोपड़ा के साथ उठना बैठना होता तो मैं भी कहीं स्विट्जरलैंड में कहीं रोमांस कर रहा होता हीरोइन के साथ? कभी ऐसे आता है ख्याल आपके मन में? ख्याल तो बहुत तरह के आते हैं मगर क्या है, आई एम नॉट डाइंग टुमारो। इंद्रनील साहब को आप हैंडसम मैन यहाँ पे जो विराजमान हैं, इन्होंने भी हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगु में बहुत ही बेहतरीन फिल्में की हैं, जैसे कहानी, बॉस 2, चॉइसेस, डॉक्टर जी, और पिछले कुछ सालों में इन्होंने ह्यूमन, द फेम गेम और द ब्रोकन न्यूज जैसी कई बेहतरीन वेब सीरीज में काम किया, सुपर डुपर हिट। और आज ये हमारे शो पे पहली बार आए। आज आपको लगता है कि आज आपकी मेहनत सफल हो गई? ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली मुझे ऐसा फील हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी प्राचीन हूँ, काफ़ी टाइम से हूँ इंडस्ट्री में। जी जी। और जब मैं मॉडलिंग करता था, जब मैं जवान हुआ करता था, तब एक शो आया करता था मूवर्स एंड शेकर्स, शेखर जी, सुमन जी, जी जी, करते जी, थे। जी, जी। तब मैं देखता था और मुझे लगता था जब मैं यहाँ जाऊँगा ना, तब मुझे लगेगा कि मैं पहुँच गया हूँ किसी मुकाम पर। वो तो हुआ नहीं, उम्र हो गई। अभी का जो वो शो है ना, जो द शो विच एस्टैब्लिश एन एक्टर, वो कपिल शर्मा अरे सर, show। शुक्रिया आपके और प्यार के लिए। लव यू भाई, शुक्रिया आपने इतनी मोहब्बत देते हो। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य सर, ऊपर वाले ने ऐसी ब्लेसिंग दी है, और ये हमने 3 महीने के लिए शो बनाया था, 10 साल हो गए, और मैं जिन जिन का फैन हूँ हमेशा मुझे ऐसे मौका मिल जाता है मिलने का। आप सब, सो मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे धुरंधरों से कभी मुलाकात होगी, पर ये सब आपकी आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स है। इंद्रनील सर पहले मॉडलिंग भी करते थे जैसे इन्होंने बताया। भाई मैंने ना भी थोड़े 2 दिन पहले कहीं किसी इवेंट में गया था, तो मॉडल जो आते हैं ना, वो एकदम से स्टेज पे आके तो मेरे सामने बिल्कुल ऐसे मुंह पे खड़ा हो गया और यूं करके। सीरियस क्यों होते हैं भाई जो मॉडलिंग करते हैं? तब आप तो इतना मुस्कुरा रहे हो, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो। मॉडल क्यों एक्टर बन गया ना, तो अभी मुस्कुरा रहा हूँ। वो मॉडलिंग के टाइम में serious मैं होते भी सीरियस था। मैं बताऊं आपको कि आप जब एक्टर बन जाते हो ना, तो आपके पेमेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको एक साइनिंग अमाउंट मिलता है, हाँ। तो कुछ पैसे मिल जाते हैं। अच्छा। मॉडल्स का क्या, ऐसे भी कम पैसे मिलते हैं, और वो भी काम के बाद मिलता है। अच्छा। तो जब वो काम पे आते हैं तो उनको दे नॉट श्योर कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दिमाग में पेमेंट चल रही है। हाँ, कई बार मिलते भी नहीं है। तो सहमे हुए से। भाई आप शरीफ इंसान, वैसे तो सारे बड़े शरीफ इंसान हैं, पर मैं फिल्मी किरदारों की अगर बात करूं, आपके बगल में देखो गोविंद सर बैठे हुए हैं, सायरी सर, इधर रजा मुराद साहब, उधर मन्नू सर, इसमें तो जिम्मी सर भी नेगेटिव रोल ही कर रहे हैं। तो कभी सेट पे आपको इतने सारे चेहरे देख के कभी फील नहीं आया कि रजिया गुंडम फंस गई? नहीं,
वजह ये है कि मैंने भी बहुत सारे नेगेटिव रोल्स किए। इन लोगों ने क्या आउट एंड आउट नेगेटिव किए। मुझे ना हमेशा ऐसे रोल्स मिलते हैं कि पहले बड़ा अच्छा लगता है, बाद में एक टाइम पे जाके बहुत कमीना बन जाता है। सो मैं भी नेगेटिव रोल्स ही ज्यादा करता आया हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन बहुत बड़े एक्टर्स हैं, अच्छा खासा अभ्यास है इनको भी। हाँ, मतलब मैं भी बड़ा होकर बनूंगा नेगेटिव। तो आपको अपना स्टाफ ही लगता है? We are star। सर आपके लिए कुछ सवाल है। स्क्रीन इमेज को लोग सच मान लेते हैं ना कभी-कभी कि यार आजकल तो होगा। है ना, होता है ऐसा ना। कभी ऐसा हुआ फ्लाइट में किसी लेडी की सीट आपके पास आ गई हो और आपको देख के उसने एयर होस्टेस को बोला हो कि नहीं टेक ऑफ के बाद ये छेड़ेगा तो मेरी सीट बदल दो? आपके साथ कभी हुआ ऐसे? मेरे साथ तो नहीं हुआ। रजा जी आप बताइए। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जो मेरी को पैसेंजर होती हैं जी। वो जाती नहीं है, बल्कि मेरी बांह कस के पकड़ लेती है। अच्छा। क्योंकि वो मेरी पत्नी होती है। कभी ऐसा हुआ आप पुलिस स्टेशन गए हो कंप्लेंट कराने की, कोई झगड़ा हुआ है जी हमारा, और पुलिस वाले ने बोला हो कि शुरू आप ही ने किया होगा? कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम पुलिस स्टेशन गए हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए, तो पुलिस वाले ने हमसे ये सवाल किया है कि आपको कंप्लेन लिखवाने का क्या हक है, पहले अपने गिरेबान में मुँह झाँक कर देखिए। सारी सर दमन फिल्म में रवीना टंडन ग्लैमरस हीरोइन है, वो आपकी बीवी बनी थी, उसमें भी आप उनको तंग करते रहते हैं। तो आपने डायरेक्टर से कभी बोला नहीं मेरी सारी जिंदगी सूखी निकल गई तमंचे कट्टे चलाते हुए, अब अगर रवीना टंडन है तो एक आध मेरा रोमांटिक सीन होना चाहिए? नहीं, उसमें रोमांटिक सीन था, मतलब वाइफ के ऊपर बहुत सीन थे उसमें। मतलब मेरा दूसरा तीसरा फिल्म था, रवीना टंडन जी के बहुत फिल्में हो चुकी थी जी। फीमेल आर्टिस्ट जो होते बहुत सपोर्ट करते, तो मैं ये हो गया कि अरे यार चलो, मतलब कितना भी करे तो अपने को ये संस्कार नहीं है ना। नहीं बहुत अच्छी बात है जिंदगी में किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए ना। बिल्कुल हो नहीं, सके बहुत तो- अच्छी बात है सर। हाँ, इसलिए तो पर आप दिल के भी अच्छे, पता नहीं आपकी बात पे यकीन नहीं होता। मेरा किरदार ऐसे कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली। अब मैं जो भी विलन का अच्छा काम करता हूँ मेरी वाइफ को देख के करता हूँ। अच्छा, नमक हराम फिल्म में रजा सर का शायर का किरदार आज तक लोगों को याद है। सर हमने सुना ऋषिकेश मुखर्जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, जी। उन्होंने आपको मना किया था कि नहाना नहीं आपने। जी हाँ, बिल्कुल बात क्यों सही क्यों है। बोला था ऐसे? उन्होंने कहा तुम्हारा डेथ सीन है, तुम नहाएगा, तुम बीमार है, बीमार आदमी नहाता नहीं है, डेथ बेड पे आदमी नहाता नहीं है। तो 3 दिन वो गाना पिक्चराइज हुआ और मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं थी कि मैं नहा कर आऊं या अच्छा मैं सर धोकर आऊं। अरे शादी से पहले आप रजा सर की अगर फिल्मों के नाम देख लो ना, चोरी मेरा काम, चोर के घर चोरी, चोर हो तो ऐसा, कानून मेरी मुट्ठी में, शादी जैसे हुई फिल्मों के नाम देखो कैसे हो गए। प्यार के नाम कुर्बान, प्यार का कर्ज, होगी प्यार की जीत। ये शादी के बाद मैडम स्क्रिप्टें देखना शुरू कर दिया था कि आप वैसे सुधर गए थे आप? दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल हस्बैंड नहीं पैदा हुआ जिसे अगर बीवी सुधारना चाहे और वो ना सुधरे, कोई पैदा नहीं हुआ। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, कुछ लोग बहुत मर्द बनते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में 99.9% हस्बैंड अपनी बीवी से डरते हैं और 0.1% जो कहते हैं हम नहीं डरते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मतलब मैं शादी से पहले बिगड़ा हुआ था, मार मार के मेरी बीवी ने मुझे सुधार दिया। सर सोशल मीडिया पे आपके फैंस के लिए जो आप फोटोग्राफ्स डालते हैं, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। हमने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। दिखाइए जरा। ओह जिमी पाजी की फोटो है ये, कैलगरी। पाजी मैंने अभी फिल्म देखी है OTT पे, बहुत खूबसूरत फिल्म है। थैंक यू। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इस बैग को लेके पहाड़ से कूदो तो क्या पैराशूट खुलता है? सर आपको नहीं लगता बनियान ज्यादा लंबी हो गई है, स्वेटर से भी बाहर निकल रही है? किसी ने उसको रिप्लाई किया, ऐसी बनियान के फायदे हैं, बिना तौलिया लपेटे आप पैंट बदल सकते हो। और दिखाइए। अकेला आदमी एक बैग लेके दुनिया घूम सकता है, वाइफ साथ हो तो 3-4 बैग और होते और इस बैग में भी आधे कपड़े उनके होते। कट सकते। सर ये जो आपके बगल में खड़ा है वो मैं ही हूँ। अच्छा। आप या तो मुझे पूरा क्रॉप कर देते या पूरा ले लेते। मैं सिर्फ पीछे पीछे से ही फेमस हुआ हूँ। और दिखाइए।
और रजा सर ने फोटो डाला है, enjoying the 3-wheeler टुक-टुक राइड एट होटल इन जयपुर। वेरी नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। सर टुक-टुक से जयपुर जाने में कितना टाइम लगा? ये सही है, ऐसी गाड़ी खरीद लो तो शूटिंग पर जाते वक्त सवारियां भी बिठा सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि अगर 12वीं में कम मार्क्स आए तो घर वाले सचमुच रिक्शा दिलवा देते हैं। सर मैंने फिल्मों में देखा है आप किसी को भी किडनैप कर लेते हैं। प्लीज प्लीज मेरी बीवी को उठा लो। मैं तंग आ चुका। और दिखाइए। गोविंद सर ने फोटो डाला। आई रियली लव साइकिल्स, माई रूट्स, दे कीप अस ग्राउंडेड एंड मोर क्लोज टू योर डियर वंस। वेरी नाइस पिक्चर। कहाँ की है सर ये? सर ये सर पीछे कौन बैठी है वो तो याद है ना? फीलिंग हाई लिखा है। कोई बात नहीं, बस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कितनी बार साइकिल पे बैठे हो? साइकिल पर तो बहुत बैठा हूँ याद नहीं आ रहा है। और बिठाया भी है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शादी में मिली साइकिल को भी आदमी संभाल के रखता है, भले ही खुद का स्कूटर बिक जाए। सोनू सूद का रिप्लाई ना आने पर खुद की साइकिल से घर लौटते हुए। और दिखाइए। बस और साइकिल में एक ही फर्क है, बस का स्टैंड वहीं रहता है, साइकिल का उसके साथ जाता है। बहुत ज्ञान की बात की है आपने, धन्यवाद। गहरी बात। साइकिल की हल्दी हो चुकी है, परसों इसकी शादी है। और दिखाइए। ओह नाइस। सायरी सर ने फोटो डाला। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिवाली। वेरी नाइस पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। लगता है भाभी जी को इनकी सेल्फी पे भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी और को भी फोटो खींचने के लिए बोल रखा था। चांदी का फाटक सोने की जाली, आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। गोरेगांव का अनु मलिक। फिल्मों में आदमी कितना ही बड़ा बदमाश हो, बीवी के आगे शरीफ हो ही जाता है। मेरी बीवी भी जब किसी बात पे गुस्सा करती है तो मैं सेल्फी खींचने लग जाता हूँ ताकि वो मुस्कुराती रहे। धन्यवाद। और दिखाइए। ये अच्छा, ये मैडम के अकाउंट से लिया है फोटो। ये तो आप नहीं हो ना सोशल मीडिया पे भाई? नहीं नहीं, अच्छी बात है ना? पंगे ही हैं फालतू। हाँ मुझे भी यही लगता है। आइए नीचे कमेंट देखते हैं। या तो ये सोच में बैठे हैं या स्कॉच लेके बैठे हैं। ये सोच रहे हैं पूरी ड्रिंक खत्म कर दी, चखना अभी तक नहीं आया। ये सोच रहे हैं यहां मछली ऑर्डर करूं या बीच पे जाके खुद पकड़ लूं। जब गाड़ी नो पार्किंग जोन में हो तो बंदा खाने से ज्यादा गाड़ी पर ध्यान रखता है। और दिखाइए। इंद्रनील जी ने फोटो डाला है। ड्राइव एंड राइड्स। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गाड़ी चलाने के लिए या ये तो 18 साल के हो गए, लेकिन इनकी गाड़ी 18 साल की नहीं हुई। भाई ये गाड़ी खरीदी है या चिप्स के पैकेट में से निकली है? कहते खली को हमने ऐसी कार दिखाई थी, उन्होंने जूता समझ के पहन लिया। ऐसे ही होता है, बच्चे 2 मिनट में उठ जाते हैं, फिर बाप पैसे वसूल करते हैं। और दिखाइए। जिमी पाजी ने फोटो डाला है। समर टाइम। वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। 50 साल में भी आप 25 के लग रहे हैं। हमारे यहाँ तो इस उम्र के फूफा पाए जाते हैं जो बारातियों पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं। जिम्मी पाजी अपना फोटो खुद लाइक करते हुए। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये चने के खेत में वाला स्टेप कर रहे हैं। फिर उसको रिप्लाई आया, दोनों गलत हो, ये इशारे में पूछ रहे हैं बार इधर है या उधर। और दिखाइए। लो जी, रजा सर ने फोटो डाला है। विद अवतार गिल एंड राकेश बेदी एट चंडीगढ़ एयरपोर्ट वी हैव कम टू अटेंड द फंक्शन ऑफ एंटी करप्शन फाउंड। एंटी करप्शन वालों ने आपको बुलाया? इसी को खुदा की कुदरत कहते हैं। हाँ, क्या बात है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बता रहे हैं ड्यूटी फ्री से 2-2 बोतल लेके आए हैं। पापा राजी के आगे 3 चाचा राजी। 3 दोस्त घर में ऋषिकेश का बोल के थाईलैंड निकलते हुए। और दिखाइए। रजा जी और राकेश जी मिलकर अवतार 2 का प्रमोशन करते हुए। और दिखाइए। खत्म। शुक्रिया दोस्तों। आज यहाँ फिल्म आजम के डायरेक्टर श्रवण तिवारी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। इनका नाम ही श्रवण है, बाकी
आजम में आपने काम तो उनका देख ही लिया है और मैं आपको सर के बारे में बताऊं कि इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, एडिटिंग, डायरेक्शन सब इन्होंने किए। सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं कि दूसरों पे भरोसा नहीं है आपको? सर बेसिकली ये तीनों काम इट इज इंटरलिंक्ड, डायरेक्शन, एडिटिंग। जी ऑफ कोर्स। मैं तीनों में ही करता हूँ सर, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ द माय फिल्म यहाँ तक। अच्छा जी, खत्म बात। अच्छा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए, प्लीज। अच्छा, ये फिल्म जो है आजम, इसमें सत्ता को लेकर झगड़ा हो रहा है कि किसका राज रहे, आपके घर में किसकी सत्ता चलती है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी मैडम को माइक दे दीजिए। हाय, हेलो। राम राम कपिल सर। राम राम जी, क्या राम हाल है? राम सबने। मेरा नाम पूजा पुनिया नैन है, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा जी, तो बहुत बहुत आपने स्वागत है सत्ता आपका। पे बात की है, तो सबसे बड़ी सत्ता होती है घर की सत्ता। हाँ जी। जो हमें चाहिए होती है। तो जब शादी से पहले मुझे देखने आए थे तो मुझे कहा गया था कि तुम बस घर आ जाओ, सब तुम्हारा ही है। अच्छा मतलब जी। सत्ता मेरी होगी। अच्छा जी। पर अब मेरी शादी को हो गई 1 साल। हम्म। पर अब ऐसा है कि काम तो सारा मैं करती हूँ, पर मेरी सास की सत्ता चलती है। वो कहती है झाड़ू ऐसे नहीं लगा, पोछा ऐसे नहीं लगा, करने को किचन का सारा खाना मैं बनाती हूँ। अच्छा जी। पर डिसाइड वो करती हैं, इतनी क्वांटिटी में बनना चाहिए, इतना नमक पड़ना चाहिए। तो बोलो अम्मा खुद ही बना लो फिर आप इतना। जब आप सास बनेंगी आपकी भी सत्ता होगी फिर तो। माँ है वो तो उसका चलो। पर मुझे तो ऐसा बोला था ना सर कि आते ही तुम्हें देंगे सत्ता। अच्छा, तो कैसे करना फिर अब? वो आए भाई साहब आए साथ। हाँ, मैं इनको क्या हाल है पाजी? बढ़िया है कपिल भाई जी। सर ये कह रही हैं कि मेरे पति ने पहले बोला कि सारा तुम्हारा शासन होगा, हाँ जी, हाँ अब जी। नहीं है। क्यों करते हैं ऐसे वादे जो आपको पता पूरे नहीं हो सकते? सर जी मैंने वादे नहीं करे सर जी, मेरी मम्मी ने किए थे। अच्छा जी। मेरी सासू माँ। अच्छा, ये आपकी सासू माँ है? हाँ जी। नमस्ते जी। ये आपके बारे में कुछ कह रही थी, हमने कुछ नहीं कहा। ये बोल रही है ना सत्ता मेरे हाथ में है, ये सब झूठ बोल रही है। सब झूठ बोल रही है। तो मैं इसको बोलती भी इतने बड़े बड़े गंठे मत काट, ये प्याज को बड़े बड़े काट देती है। और फिर मैं बोलती हूँ 2 टमाटर काट, 4 टमाटर काट देती है। मैं बोली टमाटर महंगे हो गए, थोड़े कम काट। अच्छा, झाड़ू लगाएगी कपिल सर, ऐसे लगाएगी, झुकती नहीं, कोडी नहीं होती, ऐसे धीरे धीरे। अरे जोर तो लगा ले, पोछा लगाएगी बस धीरे धीरे। तो मतलब जब से बेटे की शादी हुई आपने काम करना बंद कर दिया? बेटा कहाँ, अभी बेटा बहू की मानता है। और सर एक और अभी चल पड़ा ना, ये मेरे को ना इंस्टाग्राम का कुछ नहीं पता था। अच्छा ये जी। बहू बोली मम्मी इंस्टाग्राम पर नाच ले। अच्छा जी। तो इसने मेरे को नाचना सिखा दिया। ये खुद के तो फॉलोवर 1.5 लाख हो गए, नाच नाच के बढ़ गए, मेरे तो 850 ही हैं। अभी क्या करती है, ऐसे कर करके वीडियो बनाने चली जाती है। मैं कुकर में कड़ची मारती रहती हूँ। आपकी सासू माँ कितनी प्यारी हैं, कितनी मजेदार बातें करती हैं। अभी ये बताओ, अभी खाना मैं इसको बोलती हूँ 4 आदमी का खाना बना ले, 5 का बना देती है। और कभी कभी थोड़ा बनाएगी। कल इसने पुलाव बनाया तो थाला भर लेगी खुद। अब मैं खाने गई तो मेरे लिए इतना छोड़ रखा। आप बहुत बहुत प्यारी बातें करती हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका शो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो सर। हेलो कपिल, हेलो एवरीवन। कपिल, घर के बाहर जो सत्ता चलती है उससे मुझे तकलीफ है। क्या मतलब देखो, मुझे बाहर घूमने का बहुत शौक है। अच्छा जी। गाड़ी लेके ऐसे लंबी लंबी ड्राइव पे जाना अपनी बीवी के साथ। हाँ, अपनी के साथ ही जाओगे। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में सिर्फ स्टीयरिंग है, ठीक है। बाजू में बैठ के कितनी स्पीड से जाना है, कब ओवरटेक करना है, कितना म्यूजिक बजाना है, कौन सा गाना बजाना है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सब ऊपर से ही आता है। बगल में बैठ के बीवी कभी कभी ब्रेक भी लगाती रहती है ना? ये ऐसी सत्ता में मतलब हम क्या करें, ऐसे कैसे मुश्किल है ये। नाम की सत्ता है? हाँ बस। लव मैरिज हुई आपकी? जी जी। और करो। अरेंज मैरिज में ना 5-6 महीने फिर भी आदमी की चल जाती है, उसके बाद आता है डाउनफॉल। लव मैरिज में तो फिर वो शुरू से चली रही उनकी। बहुत बहुत बधाई है आपको, लॉन्ग ड्राइव पे जाते रहिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। कपिल सर और इस खूबसूरत शो में सभी मेहमानों को मेरी राम राम।
राम नाम। मैं डॉक्टर राजीव गौड़ हरियाणा से नारनौल से बिलोंग करता हूँ सर। हरियाणा से बड़े लोग आए आज, फ्री ट्रेन आई वहां से, बड़े लोग हरियाणा से आए आज। सर आप सत्ता क्या है और घर में किसकी सत्ता है उसकी बात कर रहे हो। मैं आपको एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ कि सत्ता छीन कैसे जाती है। अच्छा जी। मेरी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है सर। ये भी डॉक्टर है? हाँ जी डॉक्टर है। अच्छा जी। तो सर जिस बेटे को सब कुछ पहले पूछा जाता था, शादी होने के बाद बेटे को तो सब भूल गए और मैडम का हो गया कब्जा। अच्छा जी। और अच्छा बीवी डॉक्टर हो तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, वो दवाई दे देंगे, है ना? तो सत्ता इस तरह से छिन जाती है। तो इसकी कोई टैबलेट वगैरह नहीं आती ना? नहीं सर, टैबलेट है सर। कपिल शर्मा शो देखिए और बिल्कुल अपने स्ट्रेस फ्री रहिए और शुक्रिया बीवी के बारे में इतना सोचिए मत। धन्यवाद। थैंक यू जी भाई साहब, ये चश्मा यहाँ क्यों लगाया? आपके बटन को दिखता नहीं? लगा लीजिए, अच्छा लग रहा है आप पे। ओके, टीवी पे आओगे तो लगाओ आप। या थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम रफीक शेख है और मैं मेहकर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से यहाँ पर आया हूँ और मैं सर सभी का फैन हूँ। तो ये आज शो पे आने से पहले आपकी कोई पार्टी कैंसिल हुई, कहीं जाना था आपको? यस, बस शूटिंग ही देखने आए आप? जी सर, मैं स्पेशल शूटिंग देखने के लिए किसी ने बोला था 3 पीस पहन के जाते हैं ऐसा? नहीं अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। मैं थिएटर लवर हूँ और मैं कुछ आवाजें निकालता हूँ सर, कुछ छोटे मोटे शोज करता हूँ। अच्छा जी। जी सर। मिमिक्री करते हैं आप? जब मिमिक में निकाल के दिखाइए कुछ यार ऐसे ही। एक छोटा सा एक्ट होता है, लड़की पहले चलते हुए आती है, उसके बाद में वो डांस करती है, देन डांस करते करते उसके घुंघरू कैसे टूट के बिखरते हैं। अच्छा तो सबसे पहले लड़की चलते हुए आ रही जिसके पैर में घुंघरू है। वेरी नाइस। अब लड़की डांस कर रही है। अब टूट के कैसे बिखरते घुंघरू दूर तक। वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे दर्शकों में से कोई अगर आप बात करना चाहें, आप प्लीज अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल शर्मा सर। हेलो जी। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम रितु है, मैं थाने से आई हूँ। थाने से मतलब पुलिस स्टेशन से आई हैं आप? थाने महाराष्ट्र से आई हूँ। अच्छा, मैं समझा पुलिस स्टेशन से आई हैं। इनका बड़ा वास्ता रहता है ना पुलिस अदालत, उस हिसाब से पूछ रहे हैं। सर मेरी फरमाइश आपसे ही है कि मैंने आपको बहुत सारी फिल्मों में नेगेटिव विलेन के रोल करते हुए देखा है, लेकिन मेरी एक फरमाइश, अगर आप एक रोमांटिक सीन या कोई डायलॉग बोल सकते हैं। ओहो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजर ना पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। वाह वाह। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी भी सहारे की आरज़ू ही नहीं। ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कहीं खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा था डायलॉग बोलने के बाद आप उठा लेंगे उनको कि शुक्रिया नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो कपिल। मेरा नाम प्रशांत सिंह है, मैं मेरठ यूपी से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी। सर मैं जिमी सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। धरती मूवी फर्स्ट मैंने तब देखी थी जब पंजाबी वाली मूवी, उसके बाद से मैंने सारी मूवी देखी है आपकी। आपकी एक मूवी है तनु एक्स मनु, उसमें एक डायलॉग है, यहाँ साला घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ और ये तब से घोड़ी। सर वो एक बार अगर आप वो डायलॉग अगर एक बार लाइव परफॉर्म कर देते तो मजा आ गया। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये तब से घोड़ी पे ही घूम रहे हैं साले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया।
दोस्तों बड़ा मजा आया आज की शाम और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सब मेहमानों का। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हैदराबाद से हमारे एक मेहमान आए थे, संतोष कुमार जी, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं। तो उन्होंने बहुत सारे करोड़ों की तादाद में उन्होंने जो है पौधे लगाए हैं। तो मैं भी उस मुहिम से जुड़ा। आपको पता, आज जब आप आ रहे थे, आपके आने से पहले हमने 2 नीम के पेड़ अपने सेट के बाहर लगाए। फिर जब मुझे आपके बारे में पता चला, पेड़ लगाने का जो एक बीड़ा उठाया, उसके बारे में कुछ बताएं सर। मैं मानता हूँ कि जिंदगी में सांस और अनाज, इसके बगैर अपन जी नहीं सकते। तो ये सिर्फ पेड़ देता है। मुझे जिंदगी में एक बार लगा कि माँ सबसे बड़ी होती है, इसके बाद माँ जन्म देने के बाद जो मिलता है सांस और अनाज, वो धरती से होता है। बिल्कुल। तो ये 2 चीजें सबसे बड़ी है जिंदगी में। तो जब मेरी माँ 97 ईयर होने के बाद गुजर गई थी, तो 93 में मैं बोला माँ को कि तू मेरी ज़िंदगी से जाने का मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर तू जिंदा कैसी रहेगी, मेरे साथ मरने तक जिंदा कैसे रहेगी। तो मैंने सोचा कि देशी पेड़ जो है उसके सीड्स एक बाजू में रखूँ, एक बाजू में माँ को रखूँ और उनकी बीज तुला करो। मैंने बोला तू माँ जाने के बाद मैं ये सारे सीड्स महाराष्ट्र में लगाऊंगा और वो फूल से सुगंध में तू रहेगी। वेरी गुड। वो पेड़ को जो फल आएगा वो फल में रहेगी। पेड़ के ऊपर जो पंछी बैठेंगे, वो पंछी उड़ते देखूंगा तो मैं समझूंगा कि ये मेरी माँ है। पेड़ के छांव में बैठेगी तो मेरी माँ है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जब कभी मौका मिले, पेड़ जरूर लगाएं। आने वाली नस्लें जो हैं आपको दुआएं देंगी। तो इसी के साथ ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों एक बार हमारे मेहमानों के लिए, और आजम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सर।